जय हिंद एवरीवन, कैसे हो आप सभी। आज के इस क्लास में मैं आप सभी को क्लास 12 फिजिक्स का काफी मोस्ट इंपोर्टेंट पीवाईक्यू ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन कराने वाला हूं। सो आज का ये क्लास आप सभी क्लास 12 वालों के लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है, बिकॉज आप सबकी जो बोर्ड एग्जाम है ना, उसमें अब काफी कम दिन शेष रह गए हैं। ठीक है, यानी कि मुश्किल से अगर बात करा जाए तो 10 से 12 दिन रह गए हैं। तो आज का ये क्लास आप सभी क्लास 12 वालों के लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है। सो आप सभी वीडियो पे स्टार्ट से लेकर एंड तक बने रहना। एंड अगर आप सभी ने अभी तक इस वीडियो को लाइक ही नहीं करा, फटाक से वीडियो को लाइक कर लो। एंड साथ में अपने इस फिजिक्स वाले भैया यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब एंड बेल आइकन को प्रेस, ताकि इस टाइप के जो भी हेल्पफुल कंटेंट है वो सबसे पहले आप तक पहुंच सके। बाकी बिना किसी देरी के आइए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सो दोस्तों, यहाँ पे एक चीज लिखा हुआ है कि भैया आखिरी प्रहार। जी हाँ, ये आपका आखिरी प्रहार ही है। ठीक है, और आप जो है ना बोर्ड एग्जाम में अच्छा मार्क्स लाने के लिए आप क्या कर रहे हो भैया, बुक्स और कॉपी से लड़ रहे हो रात दिन। समझ रहे हो ना चीजें। तो भैया मैं क्या बोलना चाह रहा हूं कि अब आपके बोर्ड एग्जाम में मात्र 10 से 12 दिन रह गए हैं। तो इस 12 दिनों में, इस 10 दिनों में जितना ज्यादा हो सके तुम चीजों को रिवाइज करने पे टाइम दो। ठीक है, क्योंकि नए नए चीजों सीखने के तो तुम्हारे पास टाइम अब रहे नहीं ना। तो वही चीज है भैया, जो चीज आपने पढ़ रखा हो उसका प्रॉपर रिवीजन करो। ठीक है, सही सी चीजों को समझो और जितना ज्यादा हो सके पीवाईक्यू लगाओ। ठीक है, सीट सोल्व करो, प्रैक्टिस सेट बनाओ, मतलब वही चीज है भाई। तो जितना ज्यादा हो सके क्वेश्चन बैंक मॉडल पेपर जितना ज्यादा है चीजों को रगड़ दो अभी। ठीक है, और नए नए चीज़ों पे तो अब तुम टाइम है ही नहीं उतना जितना तुम नए नए चीज़ों को सीखने में तुम लगा सको। ठीक है, तो भैया वही है, अब रगड़ के प्रैक्टिस करो। ठीक है, बाकी आखिरी प्रहार आप सभी का चल रहा है और आखिरी प्रहार के इस फर्स्ट वीडियो में आप सभी का स्वागत है। और आज के इस वीडियो में मैं आप सभी को पेपर क्वेश्चन कराने वाला हूँ फिजिक्स का। ओके, सो दोस्तों, फर्स्ट क्वेश्चन है आप सभी के सामने कि आवेश से अनंत दूरी पर आवेश के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या होती है। अब बहुत सारे इंग्लिश मीडियम के जितने स्टूडेंट हैं ना, उनका कमेंट आ रहा था कि भैया इंग्लिश मीडियम वालों से क्या पर्सनली दुश्मनी है। अरे पर्सनली कोई दुश्मनी नहीं है मेरे भाई। ठीक है, बाकी आपकी डिमांड मैंने पूरी कर दी, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, तो भैया इंग्लिश में अगर इसे पढ़ा जाए तो व्हाट इज द इंटेंसिटी ऑफ द इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू अ चार्ज एट इनफाइनाइट डिस्टेंस फ्रॉम द चार्ज। यानी कि सिंपल सा बात है कि आवेश से अनंत दूरी पर आवेश के कारण। ठीक है, यानी कि आवेश से अनंत दूरी पर आवेश के कारण जो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता होगी, यानी कि इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, वो क्या होगा तुम्हारा। अनंत होगा, शून्य होगा, या फिर ए होगा, या फिर इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा ना, अगर बात करा जाए अनंत दूरी से विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, तो वो हमेशा याद रखना शून्य होती है। तो ऑप्शन नंबर बी आप सभी के सामने बिल्कुल ही करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आप सभी के सामने सेकंड नंबर कि विद्युत फ्लक्स का एसआई मात्रक क्या होता है, यानी कि द एसआई यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक फ्लक्स इज। ठीक है, यानी कि विद्युत फ्लक्स का एसआई मात्रक क्या होता है। तो भैया याद रखना, विद्युत फ्लक्स का जो तुम्हारा एसआई मात्रक होता है वो होता है वोल्ट इंटू मीटर। क्या होता है जी, वोल्ट इंटू मीटर। तो ऑप्शन नंबर सी आप सभी के सामने बिल्कुल ही करेक्ट हो जाएगा। और एक चीज मैं आपसे पूछना चाहता हूं कि अगर भैया विद्युत फ्लक्स की जगह अगर आप सभी से पूछ देता मैग्नेटिक फ्लक्स, यानी कि चुंबकीय फ्लक्स, तो इसका एसआई यूनिट क्या होता है। ठीक है, इसका एसआई यूनिट बहुत तेज हो, तुम सभी को पता है कि इसका एसआई यूनिट तुम्हारा वेबर होता है। करेक्ट, चलो जी। नेक्स्ट क्वेश्चन है आप सभी के सामने थर्ड नंबर कि जब वस्तु को आवेशित किया जाता है, यानी कि जब किसी वस्तु को तुम चार्ज करते हो, जब किसी ऑब्जेक्ट को तो जब तुम चार्ज करते हो ना, तो उसका द्रव्यमान, ठीक है, यानी कि वेन एन ऑब्जेक्ट इज चार्ज, तो इसका जो मास होता है वो क्या होता है, बढ़ता है, घटता है, अचर रहता है, या फिर बढ़ या घट सकता है। देखो भैया, इसका जो मास है ना वो बढ़ भी सकता है, घट भी सकता है। ठीक है, ये कैसे डिपेंड करता है मैं आपको बताता हूं। अब भैया जब तुम किसी वस्तु को आवेशित कब कहोगे, जब मैं अगर मान लो ये कोई तुम्हारे सामने दो वस्तु दिए गए हैं, तो इन दोनों वस्तु को आवेशित तुम कब कहोगे, जब चाहे तो इससे भैया इलेक्ट्रॉन निकल रहा हो या फिर इसमें इलेक्ट्रॉन आ रहा हो। ठीक है, अगर इलेक्ट्रॉन निकलता है तो उस पर भैया आ जाता है पॉजिटिव चार्ज, और अगर इलेक्ट्रॉन की भैया कमी हो रही है ना, सॉरी मैंने कुछ गलत बोल दिया क्या, देखो अगर इलेक्ट्रॉन की कमी हो रही है, अगर इलेक्ट्रॉन बाहर जा रहा है किसी वस्तु से, तो उस पर भैया आ जाएगा पॉजिटिव चार्ज। लेकिन अगर किसी वस्तु में इलेक्ट्रॉन आ रहा है किसी दूसरे वस्तु से, ठीक है, तो उस पर आ जाता है निगेटिव चार्ज। ठीक है, यानी कि कंडीशन तुम्हारे सामने दो है, चाहे तो इलेक्ट्रॉन की अधिकता हो रही है, चाहे तो इलेक्ट्रॉन घट रहा है। तो इलेक्ट्रॉन बढ़ेगा भी तभी तुम्हारा क्या होगा, वस्तु चार्ज कहलाएगा, और अगर तुम्हारा इलेक्ट्रॉन घटेगा भी तभी तुम्हारा वस्तु चार्ज कहलाएगा। यानी कि दोनों कंडीशन हो सकती है, इलेक्ट्रॉन का बढ़ना भी, इलेक्ट्रॉन का घटना भी। ठीक है, तो दोनों कंडीशन में तुम्हारा कोई भी वस्तु चार्ज हो सकता है। तो इसी वजह से तुम कह सकते हो कि अगर इलेक्ट्रॉन बढ़ा तो उसका मास भी बढ़ेगा, और इलेक्ट्रॉन घटा तो उसका मास भी घटेगा। यानी कि बढ़े या फिर घट सकता है, दोनों कुछ हो सकता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है आप सभी के सामने फोन नंबर कि आवेश की जो बीमा होती है वो क्या होती है, यानी कि डायमेंशन ऑफ अ चार्जेस। ठीक है, यानी कि जो तुम्हारा चार्ज होता है, जो तुम्हारा आवेश होता है, उसका डायमेंशन क्या होता है। ठीक है, अगर मैं आपसे पूछूं डायमेंशन को पहले हम साइड करते हैं, तुम मुझे बताओ कि आवेश का मात्रक क्या होता है। ठीक है, तो बहुत ईजी क्वेश्चन है, तुम सभी बता दोगे कि भैया इसका मात्रक तो कूलम्ब होता है। ठीक है, अब कूलम्ब होता है जिसे हम लोग डिनोट करते हैं सी से। ओके, तो इसका जो डायमेंशन होता है ना वो तुम्हारा होता है 80। क्या होता है जी, 80। यानी कि ऑप्शन नंबर ए आप सभी के सामने बिल्कुल ही सही हो जाएगा। लेकिन 80 को कहीं कहीं आईटी से भी शो कर देता है।
एक चीज ध्यान देना, 80 को कहीं कहीं आईटी से भी शो कर देता है, तो भैया घबराने वाली कोई भी बात नहीं है। 80 या फिर आईटी, जहां पे जो चीज दिखे तुम टिक करके आओगे। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है आप सभी के सामने 5 नंबर कि पानी का परावैद्युत स्थिरांक कितना होता है, यानी कि द डाई इलेक्ट्रिक कॉन्स्टेंट ऑफ वाटर इज, यानी कि वाटर का डाई इलेक्ट्रिक कांस्टेंट कितना होता है, 80, 60, 1 या फिर 22.4। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा, अगर बात करा जाए पानी का परावैद्युत स्थिरांक का, वो तुम्हारा हो जाएगा 80। ठीक है, कितना हो जाएगा जी, 80 होता है, या फिर कोई कोई केस में तुम्हारा 81 भी होता है। ठीक है, 80 या फिर 81 भी होता है, तो घबराने वाली बिल्कुल भी कोई भी बात नहीं है। ठीक है, अगर मैं आपसे पूछूं कि भैया निर्वात का परावैद्युत स्थिरांक कितना होता है, ठीक है, निर्वात का पूछ रहा हूं और एक पूछ रहा हूं मैं तुमसे धातु का। तो धातु का जो तुम्हारा होता है परावैद्युत स्थिरांक, वो होता है इन्फिनाइट, यानी कि अनंत। निर्वात का तुम्हारा होता है 1। तो ये सब बेसिक बेसिक चीजें हैं भाई, ये सब पूछी जाती है आपके बोर्ड एग्जाम में। ठीक है, तो ये सब चीजें तुम ध्यान रखोगे। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है 6 नंबर कि दो वैद्युत क्षेत्र रेखाएं, यानी कि भैया तुम्हारे पास है 2 इलेक्ट्रिक फील्ड, किस कोण पर काटती है। दो वैद्युत क्षेत्र रेखाएं किस कोण पर काटती है, 90 डिग्री, 45 डिग्री, 30 डिग्री, या फिर काटती ही नहीं है। देखो, अगर आप सभी ने पढ़ रखा है ना इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ लाइन, तो इसका एक प्रॉपर्टीज होता है कि जो तुम्हारे वैद्युत क्षेत्र रेखाएं होती है ना, वो कभी भी एक दूसरे को प्रतिच्छेद नहीं करती है। ठीक है, यानी कि जो तुम्हारी दो वैद्युत क्षेत्र रेखाएं हैं, कभी भी एक दूसरे को काटती है ही नहीं। ठीक है, अब क्यों नहीं काटती है भैया, ये आपसे पूछा जाएगा 2 नंबर वाले में। तुम भैया एक्सप्लेन करो, सही तरीके से डिस्क्राइब करो कि आखिर क्यों नहीं काटती है। तो पहले चीज ऑब्जेक्टिव में पूछा गया है कि दो वैद्युत क्षेत्र रेखाएं कभी भी एक दूसरे को किस कोण पर काटती है, तो याद रखना कभी काटती ही नहीं है। तो ऑप्शन नंबर डी आप सभी के सामने बिल्कुल ही सही हो जाएगा। और अगर आपसे पूछ लिया जाए कि भैया क्यों नहीं काटती है, भी आप मुझे बता दो प्लीज। तो अगर मान लो कि मैं दो विद्युत क्षेत्र रेखाएं को कटाता हूं, ठीक है, अगर मैं दो विद्युत क्षेत्र रेखाएं को कटाता हूं किसी भी पॉइंट पे, अब मान लो भैया ये पॉइंट पे दो विद्युत क्षेत्र रेखाएं हमारी है, ऐसी है जो कि कट रही है। ठीक है, अब भैया यहाँ पे पॉइंट तो सही से मेंशन हो जाए यार, चलो ठीक है। मान लो इस पॉइंट पे मैं दो विद्युत क्षेत्र रेखाएं को मैं क्या कर रहा हूँ भैया, कटा रहा हूँ। अब एक चीज मुझे बताओ, यहां से इस कटान बिंदु से होके तुम दो स्पर्श रेखाएं खींच सकते हो, राइट। ये जो कटान बिंदु है, यहां से होके तुम इस लाइन को लेके तुम दो स्पर्श रेखाएं खींच सकते हो, जो कि तुम्हारा विद्युत क्षेत्र का दो दिशा को प्रदर्शित करेगा। यानी कि इवन एक दूसरे को मैं E2 से शो कर देता हूं। तो क्या ये पॉसिबल है किसी भी एक पॉइंट का दो विद्युत क्षेत्र की दिशा, ठीक है, किसी भी एक पॉइंट से तुम दो विद्युत क्षेत्र की दिशा को प्रदर्शित कर सकते हो? नहीं ना, तो ये तुम्हारा इम्पॉसिबल है। सिंपल सा बात है कि अगर मान लो दो विद्युत क्षेत्र रेखाएं एक दूसरे को एक परस्पर बिंदु पे काटती है, तो वहां से हम दो स्पर्श रेखाएं खींच सकते हैं, और जो कि दोनों स्पर्श रेखाएं विद्युत क्षेत्र की दो अलग अलग दिशा को प्रदर्शित करेगी, जो कि आपका इम्पॉसिबल है। ठीक है, किसी एक पॉइंट से तुम मैक्सिमम विद्युत क्षेत्र की दिशा को एक ही बार प्रदर्शित कर सकते हो, एक ही तरफ क्या कर सकते हो, इंडिकेट कर सकते हो। ठीक है, न कि एक ही पॉइंट से दो जगह। तो यही चीज तुम्हारा इम्पॉसिबल है, और इसी कारण जो आपके विद्युत क्षेत्र रेखाएं होते हैं ना, वो कभी भी एक दूसरे को काटते नहीं है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है आप सभी के सामने 7 नंबर कि निम्नलिखित में कौन सा संबंध सही नहीं है। ठीक है, निम्नलिखित में कौन सा संबंध सही नहीं है, यानी कि विच ऑफ द फॉलोइंग रिलेशन इज करेक्ट। ठीक है, यानी कि इनमें से कौन सा ऐसा रिलेशन है जो कि आपका सही है। आई थिंक ऑप्शन भी आपका गलत दिया हुआ है। ठीक है, आपका कुछ ऐसा होना चाहिए था कि भैया मान लो कोई भी तुम्हारा पॉइंट है, ठीक है, कोई भी तुम्हारा क्या है, पॉइंट है। क्वेश्चन मैं समझा रहा हूँ सही तरीके से, छोड़ो ये क्वेश्चन जो है ना वो हटाओ तुम। ठीक है, तुम मुझे बताओगे, डायरेक्ट बताओगे तुम बिना ऑप्शन के। ठीक है, कोई पॉइंट है, अगर ये तुम्हारा वी वेग से गति कर रहा है, क्या कर रहा है भैया, वी वेग से मोशन में है, और एक ऐसे फील्ड में गति कर रहा है जहां पे तुम्हारा इलेक्ट्रिक फील्ड हो, तो इस इलेक्ट्रिक फील्ड के कारण इस पे जो लगने वाला फोर्स होगा वो क्या होगा। तो आप सभी जानते हो कि इस पे जो लगने वाला फोर्स है वो यही होगा ना, F बराबर Q इंटू ई। ठीक है, यानी कि इलेक्ट्रिक फील्ड के कारण किसी भी पॉइंट पे जो तुम्हारा फोर्स लगता है वो यही होता है ना, F बराबर Q इंटू ई। ठीक है, तो E अगर F बराबर Q इंटू ई है, ठीक है, तो तुम क्या करोगे, अगर E का वैल्यू करोगे तो F अपॉन में Q कर सकते हो, राइट। तो बस वही चीज़ है, तो ऑप्शन नंबर ए आप सभी के सामने सही हो जाएगा। थोड़ा तुम वो हो गए होगे कि अरे यार ये कौन सा रिलेशन आ गया, मैंने तो कभी पढ़ा ही नहीं, तो चलो कोई नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 11 नंबर कि अस्थिर विद्युत क्षेत्र क्या होता है। ठीक है, यानी कि जो आपका अस्थिर विद्युत क्षेत्र होता है, यानी कि कोई भी विद्युत क्षेत्र तुम्हारा अगर अस्थिर है तो वो भैया क्या होता है, संरक्षी, असंरक्षी, या फिर कहीं संरक्षी तथा कहीं असंरक्षी, या फिर इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा कि जो तुम्हारा एक अस्थिर विद्युत क्षेत्र होता है वो तुम्हारा क्या होता है, संरक्षित होता है। क्या होता है जी, संरक्षित होता है। तो ऑप्शन नंबर ए आप सभी के सामने बिल्कुल ही सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 12 नंबर कि डायनेमो किस सिद्धांत पर कार्य करता है, यानी कि वन व्हाट प्रिंसिपल डज अ डायनेमो वर्क, यानी कि जो तुम्हारा डायनेमो होता है वो किस प्रिंसिपल बेसिस पे काम करता है, विद्युत चुंबकीय प्रेरण पर, या फिर प्रेरित धारा पर, या फिर धारा के उसमें ये प्रभाव पे, या फिर इनमें से सभी पे। तो ये आपका जो डायनेमो आपका जो डिवाइस होता है ना, ये तुम्हारा भैया विद्युत चुंबकीय प्रेरण के सिद्धांत पे काम करता है। तो ऑप्शन नंबर ए आप सभी के सामने बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है आप सभी के सामने 13 नंबर कि डायनेमो से किस प्रकार की धारा प्राप्त की जाती है। ठीक है, यानी कि व्हाट
व्हाट टाइप ऑफ अ करंट इज ऑब्टेन फ्रॉम डायनेमो। तो इसका जो जवाब है वो आप सभी को कमेंट में बताना है। बहुत ईजी क्वेश्चन है और बहुत अच्छा क्वेश्चन, ठीक है। तो इसका जवाब आप सभी को कमेंट में बताना है। ऑलराइट, नेक्स्ट क्वेश्चन है आप सभी के सामने 14 नंबर की विद्युत सॉरी चलो जी, जो आपकी विद्युत बल्ब होती है ना, तो विद्युत बल्ब में गैस भरी होती है, ठीक है। यानी कि जो आपका विद्युत बल्ब होता है, यानी कि जो आपके घर में इलेक्ट्रिक बल्ब होते हैं, उसमें कौन सा गैस भरा रहता है, ठीक है। क्या मतलब होता क्या एक्चुअल में, निर्वात रहता है, वायु रहता है, या फिर निष्क्रिय गैस रहती है, या फिर हाइड्रोजन गैस रहता है। तो जो आपने देख रखा है आपके घरों में जो भी ये नॉर्मल इस तरीके का बल्ब होता है ना, तो इसके अंदर निष्क्रिय गैस भरी रहती है। क्या भरी रहती है जी, निष्क्रिय गैस भरी रहती है। तो ऑप्शन नंबर सी आप सभी के सामने बिल्कुल ही सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 15 नंबर कि भारत में उत्पादित प्रत्यावर्ती धारा की प्रवृत्ति होती है, ठीक है। यानी कि द टेंडेंसी ऑफ अल्टरनेटिव करंट प्रोड्यूस इन इंडिया इज, यानी कि इंडिया के घरों में, ठीक है, इंडिया के घरों में जो तुम्हारी प्रत्यावर्ती धारा होती है, जो तुम्हारा एसी करंट होता है ना, ठीक है, उसकी प्रवृत्ति क्या होती है, याद रखना कभी भी 50 हर्ट्ज होती है। अगर तुम बोर्ड एग्जाम की दृष्टि से अगर बाहर भी हट के देखो ना, तो ये सब ऐसे क्वेश्चन बनते हैं। ये सब क्वेश्चन के बारे में आपको आइडिया होनी चाहिए, ठीक है, कि आपके घरों में जो एसी करंट आ रहा है उसका जो प्रवृत्ति है वो कितना होता है, याद रखना 50 हर्ट्ज होता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आप सभी के सामने 16 नंबर कि हमारे देश में विद्युतमय और उदासीन तार के बीच का जो विभवांतर होता है हमेशा याद रखना 220 वोल्ट होता है, यानी कि 220 वोल्ट। तो ऑप्शन नंबर सी आप सभी के सामने बिल्कुल ही सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 17 नंबर कि चुंबकीय प्रेरण का एसआई मात्रक क्या होता है, ठीक है। यानी कि जो तुम्हारा चुंबकीय प्रेरण होता है उसका एसआई मात्रक क्या होता है, ठीक है। तो इसका जवाब आप सभी कमेंट में बताओगे, ठीक है। 2 क्वेश्चन होंगे आप सभी के होमवर्क के तौर पे, और डेली मैं आप सभी को 2-2 क्वेश्चन देता हूं एज अ होमवर्क, ठीक है। तो इसका जवाब आपको कमेंट में बताना है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 18 नंबर कि विद्युत धारा यानी कि इलेक्ट्रिक करंट के चुंबकीय प्रभाव की खोज किसने की थी, यानी कि हु डिस्कवर द मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। यानी कि भैया विद्युत धारा के चुंबकीय प्रभाव की खोज किसने की थी, ठीक है। तो वो खोज किया था भैया ऑस्टर्ड नामक वैज्ञानिक ने। तो ऑप्शन नंबर बी आप सभी के सामने बिल्कुल ही सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 19 नंबर कि त्वरित आवेश उत्पन्न करती है, ठीक है। अगर मैं आपसे पूछूं कि भैया अगर मान लो कोई तुम्हारा क्या है, यहाँ पे अगर कोई वस्तु है या फिर आवेश कह लो, ठीक है। अगर ये भैया रेस्ट में है तो ये तुम्हारा केवल इलेक्ट्रिक फील्ड उत्पन्न कर सकता है। लेकिन अगर तुम्हारा कोई आवेश मोशन में आ गया, अगर तुम्हारा कोई आवेश भैया आ गया मोशन में, किस चीज में आ गया जी, मोशन में आ गया, तो इलेक्ट्रिक फील्ड, मैग्नेटिक फील्ड के साथ साथ ये तुम्हारा विद्युत चुंबकीय तरंग यानी कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव के रूप में एनर्जी भी उत्पन्न करता है। तो तुम याद रखोगे। तो ऑप्शन नंबर डी आप सभी के सामने बिल्कुल ही सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आप सभी के सामने 20 नंबर कि अन्योन प्रेरण यानी कि म्यूचुअल इंडक्शन का ईसाई मात्रक क्या होता है, ठीक है। हेनरी होता है या फिर ओम होता है या फिर टेस्ला होता है या फिर इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा आप सभी के सामने कि अगर आपसे पूछे अन्योन प्रेरण, देखो मैं बता दे रहा हूं, अगर आपसे पूछे अन्योन प्रेरण या फिर अगर आपसे पूछे स्वप्रेरण या फिर अगर आपसे केवल प्रेरण का ईसाई मात्रक ही पूछ ले, ठीक है, तो सबका मात्रक एक होता है, याद रखना हेनरी। क्या होता है जी, हेनरी। अब ओम किस चीज का मात्रक होता है जी, वो तुम्हारा रेसिस्टेंस का मात्रक होता है, याद रखना आप सभी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 21 नंबर की ऊर्जा संरक्षण के नियम किस पर आधारित है, यानी कि व्हाट आर द रूल्स ऑफ एनर्जी कन्वर्सेशन बेस्ड। यानी कि जो तुम्हारा एनर्जी यानी कि ऊर्जा संरक्षण का जो नियम है ना, वो भैया किस पे आधारित है, लेंस के नियम पे या फिर फैराडे का विद्युत विच्छेदन नियम पे या फिर एम्पियर का नियम पे या फिर इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा लेंस के नियम पे। यानी कि जो तुम्हारा लेंस का नियम है ना, ये तुम्हारा एनर्जी कन्वर्सेशन पे बेस्ड है, ठीक है, यानी कि भैया ऊर्जा संरक्षण के सिद्धांत पे। तो ऑप्शन नंबर ए आप सभी के सामने बिल्कुल ही सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 22 नंबर कि विद्युत चुंबकीय प्रेरण की घटना की जो खोज थी वो किसने की थी, फैराडे ने, फ्लेमिंग ने, लेंस द्वारा या फिर रूप मार्क द्वारा, सॉरी रूमकॉफ, ठीक है, रूमकॉफ। तो भैया इसका जो सही आंसर हो जाएगा यानी कि जो तुम्हारा विद्युत चुंबकीय प्रेरण है यानी कि ये जो तुम्हारा फिनोनिमा है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन, इसको भैया डिस्कवर करा था किसने, तो फैराडे ने। तो ऑप्शन नंबर ए आप सभी के सामने बिल्कुल ही सही हो जाएगा। स्वप्रेरकत्व का ऐसा मात्रा क्या होता है, मैंने आप सभी को बताया कि अगर आप सभी से पूछा जाए स्वप्रेरक या फिर अन्योन प्रेरकत्व पूछ ले या फिर केवल प्रेरकत्व पूछ ले, सबका ऐसा यूनिट तुम्हारा एक ही होता है जो कि तुम्हारा है भैया हेनरी, ठीक है। क्या है जी, हेनरी है। तो ऑप्शन नंबर डी आप सभी के सामने बिल्कुल ही सही हो जाएगा। कूलम्ब होता है तुम्हारा चार्ज का, वोल्ट तुम्हारा होता है किस चीज का, वोल्ट तुम्हारा होता है वोल्टेज का, ठीक है, वोल्ट तुम्हारा वोल्टेज का होता है या फिर पोटेंशियल डिफरेंस का कह लो, ठीक है, या फिर तुम ईएमएफ का कह लो, सबका ऐसा मात्रक तुम्हारा वोल्ट ही होता है, ठीक है। ओम की बात कर ली जाए तो ये तुम्हारा रेसिस्टेंस का मात्रक होता है, ठीक है।
चलो जी, 24 नंबर क्वेश्चन है कि प्रकाशिक तंतु किस घटना पर आधारित है। प्रकाशिक तंतु जिसे इंग्लिश में तुम ऑप्टिकल फाइबर कहते हो, और जो तुम्हारा ऑप्टिकल फाइबर होता है, ठीक है, यानी कि ये जो फिनोनिमा है ऑप्टिकल फाइबर, एक किस चीज पे काम करता है, किस चीज पे आधारित है, तो ये तुम्हारा संपूर्ण आंतरिक परावर्तन यानी कि टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन के सिद्धांत पे भैया ये प्रकाशिक तंतु यानी कि तुम्हारा ऑप्टिकल फाइबर जो है ना वो काम करता है, या फिर कभी कभी इसको फाइबर ऑप्टिक्स के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, जो तुम्हारा ऑप्टिकल फाइबर है इसे हम लोग फाइबर ऑप्टिक्स के भी नाम से जानते हैं, और इसका जो काम होता है वो होता है डाटा को ट्रांसमिट करना एक जगह से दूसरी जगह पे बिना एनर्जी लॉस के, समझ रहे हो। तो भैया यही चीज़ है, एज अ सिग्नल के रूप में, लाइट के रूप में भैया तुम क्या कर सकते हो, सिग्नल को, डाटा को तुम बहुत दूर तक क्या कर सकते हो भैया, पहुंचा सकते हो, ट्रांसफर कर सकते हो। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है आप सभी के सामने 25 नंबर कि जिस वस्तु के 3 प्रतिबिंब प्राप्त करने हो, ठीक है, जिस वस्तु के 3 प्रतिबिंब प्राप्त करने के लिए 2 समतल दर्पण का प्रयोग हो तो कौन झुका होना चाहिए 90 डिग्री पे। कितने डिग्री पे, 90 डिग्री पे, यानी कि इस तरीके से होना चाहिए। तो ऑप्शन नंबर बी आप सभी के सामने बिल्कुल ही सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 26 नंबर कि तरंग दैर्घ्य बढ़ने के साथ साथ अपवर्तनांक का क्या मान होता है, यानी कि व्हाट इज द वैल्यू ऑफ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स एज वेवलेंथ इंक्रीजेज। यानी कि अगर तुम भैया तरंग दैर्घ्य को बढ़ाते हो, यानी कि अगर तुम वेवलेंथ को बढ़ाते हो तो ये जो तुम्हारी रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है ना, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ये तुम्हारा घटेगा, लेकिन अगर वही वेवलेंथ को तुम घटाते हो तो इसका जो वैल्यू है वो बढ़ेगा। तो सिंपल सा बात है, तरंग दैर्घ्य के बढ़ने के साथ साथ जो तुम्हारा अपवर्तनांक होता है यानी कि जो तुम्हारी रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होता है उसका जो वैल्यू है ना वो घटता है। तो ऑप्शन नंबर ए आप सभी के सामने बिल्कुल ही सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 27 नंबर कि विद्युत चुंबकीय तरंग को कैसे ध्रुवित किया जा सकता है। ये जो तुम्हारा विद्युत चुंबकीय तरंग होता है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव होता है, इनको हम लोग पोलराइज किस तरीके से कर सकते हैं, तो भैया पोलरॉइड के द्वारा। तो ऑप्शन नंबर सी आप सभी के सामने बिल्कुल ही सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 28 नंबर है कि जब प्रकाश किरणों तीखे कोण पर मुड़ने की जो घटना है ना वो क्या कहलाती है, यानी कि वेन द फेनोनिमा ऑफ बेंडिंग ऑफ लाइट। यानी कि अगर मान लो भैया तुम्हारा कुछ इस तरीके से अवरोधक तुम्हारा कोर है जिस पे मैंने लाइट दिया, लाइट को मैंने मोड़ दिया, ये जो तुम्हारा लाइट मोड़ने की जो घटना है ना, यानी कि जो बेंडिंग ऑफ लाइट है वो भैया किस घटना पे आधारित होती है, वो होती है याद रखना ध्रुवन पे। ठीक? तो यहां से आप सभी के सामने डी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन 29 नंबर कि प्रकाश के तरंग सिद्धांत से किस तथ्य को नहीं समझा जा सकता। यानी कि जो तुम्हारा प्रकाश का तरंग सिद्धांत है, यानी कि ये जो तुमको पता है ना कि ये जो तुम्हारा लाइट है, ये जो तुम्हारा लाइट है, इसे भैया दो तरीके से हम लोग दो फॉर्म में मान के हम भैया अलग अलग चीजों को, अलग अलग घटना को समझ सकते हैं। पहला पार्टिकल के फॉर्म में, ठीक है, पार्टिकल के फॉर्म में, पार्टिकल के फॉर्म में, और दूसरा भैया वेव के फॉर्म में। तो अगर मैं इसे वेव के फॉर्म में मानूं और एक घटना है जिसका नाम है भैया प्रकाश विद्युत प्रभाव, और समझने की कोशिश करूं एज अ भैया वेव के फॉर्म में अगर मैं लाइट को लेता हूं, उसके बाद अगर मैं प्रकाश विद्युत प्रभाव को समझने की कोशिश करूं तो ये गलत हो जाता है। यानी कि वही चीज है कि प्रकाश के तरंग सिद्धांत से किस तथ्य को नहीं समझा जा सकता, तो प्रकाश विद्युत प्रभाव को नहीं समझा जा सकता। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है 30 नंबर कि वह परिघटना जो प्रदर्शित करती है कि जो तुम्हारा तरंग है वो भैया अनुप्रस्थ है। ठीक है, यानी कि एक ऐसा परिघटना जो तुम्हारा शो करता है कि जो तुम्हारा तरंग है ना वो भैया क्या है, ट्रांसवर्स है। ठीक है, तो भैया इसका जो सही आंसर हो जाएगा आप सभी के सामने वो हो जाएगा ध्रुवन। ठीक है, सॉरी विवर्तन। तो ऑप्शन नंबर बी आप सभी के सामने बिल्कुल ही सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 31 नंबर कि मृग मरीचिका का कारण क्या होता है, यानी कि द रीजन ऑफ मिराजेस। वही है अपवर्तन और पूर्ण आंतरिक परावर्तन, यानी कि टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन के सिद्धांत पे ये जो तुम्हारा मरीचिका है ना ये तुम्हारा बेस्ड होता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन 32 नंबर कि आसमान का रंग नीला दिखने का क्या कारण है। ये सब भैया बेसिक, बहुत बेसिक क्वेश्चन है यार, ये सब बचपन से सुनते आ रहे हो या फिर क्लास 10 से ही पढ़ते आ रहे हो ना आप सभी, है ना। कि आसमान का रंग नीला दिखाई देने का कारण होता है, आप सभी को पता है, प्रकीर्णन। तो ऑप्शन नंबर ए आप सभी के सामने बिल्कुल ही सही हो जाएगा। टेलीविजन संचार में आवृत्ति परास क्या होता है, यानी अगर हमें किसी भी टेलीविजन के साथ अगर हमें कम्युनिकेशन करना हो तो उसका जो फ्रिक्वेंसी होता है वो कितना होना चाहिए। तो भैया तुम देखोगे कि भैया 30 से 300 तो सब में है, लेकिन भैया जो डिफरेंस दिख रही होगी वो आपको दिख रही होगी यूनिट्स में इनके। ठीक है, यूनिट्स में। तो इसका जो सही आंसर होगा वो क्या होगा, याद रखना 30 से 300 मेगा हर्ट्ज। क्या, मेगा हर्ट्ज। तो ऑप्शन नंबर ए आप सभी के सामने बिल्कुल ही सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 34 नंबर कि फोटो सेल, यानी कि जो आपका फोटो सेल होता है वो किस चीज पे आधारित होता है, प्रकाश विद्युत प्रभाव पे, धारा के रासायनिक प्रभाव पे, या फिर धारा के चुंबकीय प्रभाव पे, या फिर विद्युत चुंबकीय प्रेरण पे। तो ये जो तुम्हारा फोटो सेल होता है वो प्रकाश विद्युत प्रभाव पर आधारित होता है। तो ऑप्शन नंबर ए आप सभी के सामने बिल्कुल ही सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 35 नंबर, आई थिंक आज के इस क्लास का आखिरी क्वेश्चन भी होने वाला है कि प्रकाश फोटोन की ऊर्जा है। ठीक है, यानी कि जो तुम्हारा प्रकाश फोटोन की ऊर्जा होती है वो होती है एच न्यू। इसको हम लोग इस तरीके से दिखाते हैं एच न्यू, इसको न्यू पढ़ते हैं, वी नहीं है आपका। ठीक है, तो एच न्यू। तो ऑप्शन नंबर ए आप सभी के सामने बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ठीक है, और एक चीज मैं आपको बता देना चाहता हूँ, अब आप सभी के बोर्ड एग्जाम में मात्र 10 से 12 दिन का समय रह गए हैं, तो जितना ज़्यादा हो सके भैया आप पीवाईक्यू क्वेश्चंस पे फोकस करो। ठीक है, जितना ज़्यादा हो सके प्रैक्टिस सेट लगाओ, उसके बाद मॉडल पेपर, क्वेश्चन बैंक, ठीक है, जितना ज़्यादा हो सके चीज़ों को कवर करने की कोशिश करो। ठीक है, और हमारा एक आखिरी
प्रहार चल रहा है, क्या चल रहा है, आखिरी प्रहार, ठीक है, आखिरी प्रहार, जिसमें मैं आप सभी को पेपर क्वेश्चन प्रोवाइड कराने वाला हूँ, हर एक क्वेश्चन के ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव, ठीक है, मतलब हर एक सब्जेक्ट के। ओके, तो आज के लिए इतना ही रहने देते हैं, ठीक है, और मैं फटाक से चलता हूँ आप सभी के लिए नई वीडियो की तैयारी में। सो मिलते हैं जल्दी की नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आप सभी को बी पॉजिटिव, कीप डूइंग, विश ऑल द बेस्ट, थैंक यू सो मच आप सभी को, जय हिंद एंड लव यू बच्चों।